मन रंग रंगीलो रस भरियो मारो प्यारो राजस्थान। सभी भारतवासियों को और विशेषकर राजस्थान वासियों को राजस्थान दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आज 30 मार्च है, यानी आज राजस्थान दिवस है। कई साथियों के फ़ोन आ रहे थे कि राजस्थान दिवस की शुरुआत कहाँ से हुई, कैसे हुई, और जो रियासती शासनों के अधीन एक बिखरा हुआ राजस्थान किस प्रकार से भारत के नक्शे के साथ सम्मिलित हुआ और भारत को मजबूत किया। पश्चिमी सीमा के प्रहरी के रूप में ये राज्य अपनी विशेषताओं के लिए जाना जाता है। यहाँ पर मीराबाई के भजन गूंजते हैं तो पनाधाई का त्याग और बलिदान गूंजता है, और माँ करणी के चमत्कारिक जो पर्चे हैं वो दिखाई देते हैं। तो इस प्रकार से एक ऐसा राज्य जिसके बारे में आपको जानना जरूरी है। अगर आप राजस्थान से हो तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखना ही है। अगर आप अन्य राज्य से बिलोंग करते हो तो भी इस वीडियो को देखें, और ये किस प्रकार से इसका एकीकरण हुआ था। भारत के विस्मारक और लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किस प्रकार से व्यू रचना रच के इस स्टेट को पूरी तरह से भारत में सम्मिलित कर दिया, वो भी एक नियत टाइम के अंतर्गत। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखें। जो साथी हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं वो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, ताकि आने वाले इसी प्रकार के हमारे रिसर्चेबल वीडियो का वो लाभ उठा सके। हेलो दोस्तों, मेरा नाम मनोहर है। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ मनोहर पर स्वागत है। चलिए दोस्तों, स्टार्ट। 1940 के दशक में विश्व व्यवस्था में उथल पुथल चल रही थी। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 के अंतर्गत प्रारंभ हुआ था, जो 1945 तक चला था। इस काल में एक तरह से अंग्रेजों के शासन की चूल्हे हिल चुकी थी। इसके बाद से एक तरह से ये लगने लग गया था कि भारत को अब जल्द ही आज़ादी मिलने वाली है। लेकिन आज़ादी जैसे ही मिल रही थी तो वहाँ पर अंग्रेजों ने फिर अपनी चाल चली और भारत शासन अधिनियम 1947 को पारित करके लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा जो एक योजना लॉन्च की गई, जिसे 3 जून की योजना भी कहते हैं, जिसके अंतर्गत एक तरह से जो रियासतें थी, यानी जो भारत का पहले जो शासन था उसमें क्या था, जो एक था वो सीधा अंग्रेजों के अधीन था और दूसरा जो भारत था वो रियासतों के अधीन था। इस प्रकार से भारत का एक तरह से निर्माण चल रहा था। तो राजस्थान जो स्टेट था वो रियासतों के अधीन था और उन्होंने सीधी अधीनता स्वीकार करी थी अंग्रेजों की, यानी यहाँ पर प्रत्यक्ष शासन एक तरह से अगर हम कहें टेक्निकल रूप से तो यहाँ पर नहीं था। और तब वहाँ पर जो भारत था उसको 4 भागों में डिवाइड किया था। कितने? 4 भागों में डिवाइड किया था। तो राजस्थान जो वो था रियासतों वाला, जिसे बी भाग के अंदर रखा जाता है, बी श्रेणी का स्टेट था। ठीक है, एक चीज़ ये हो गई। दूसरी चीज़ ये हम देख ही चुके थे। तो लॉर्ड माउंटबेटन ने जो घोषणा की थी उसमें यह था कि रियासतें या तो भारत में शामिल हो सकती हैं, पाकिस्तान में शामिल हो सकती हैं, या फिर अपना स्वतंत्र अस्तित्व भी निर्माण कर सकती हैं। तो इस टाइप से यानी बहुत बड़ी समस्या हो गई और भारत में लगभग 560 प्लस रियासतें मानी जाती हैं। तो इस तरह से इतने देश इस एक क्षेत्र में कैसे हो सकते हैं। तब उन्होंने उस टाइम के प्रधानमंत्री थे श्री जो अपने जवाहरलाल नेहरू, और वहाँ के जितने लोग थे उन सब ने ये मिलकर एक निर्णय लिया कि अब एक समय आ गया है कि हम एक रियासती विभाग की स्थापना करें, जो एक तरह से पूरे रियासतों का किस प्रकार से विलय होना है उनको देखेगा। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 5 जुलाई 1947। कब होती है? 5 जुलाई 1947, यानी 5 जुलाई 1947 की स्थापना होती है और 15 अगस्त 1947 को इनको एक तरह से विलय करना है। तो कितना कम समय मिला है। और इसके जो मंत्री थे वो कौन थे? पटेल। ठीक है, इनके मंत्री बना दिया गया पटेल को। और वहाँ के एक लिपिक कह सकते हैं या फिर एक अधिकारी थे जिनका नाम था वीपी मेनन, वो इनके सेक्रेटरी बने, एक तरह से सचिव बने। और इन्होंने घोषणा कर दी कि 1 करोड़ से ऊपर या तो वार्षिक आय हो या फिर 10 लाख से ऊपर जनसंख्या हो तो उनका हम पृथक अस्तित्व सोच सकते हैं, अन्यथा हम उसका पृथक अस्तित्व नहीं सोचेंगे और उनका पूर्णतः विलय कर देंगे। तो राजस्थान के अंतर्गत जो आपको अगर थोड़ा बहुत अगर राजस्थान पढ़ा है या फिर एक तरह से जानकारी है तो आपको ध्यान होगी कि 19 रियासतें राजस्थान में थी। कितनी? 19 रियासतें राजस्थान के अंतर्गत थी। 3 तरह से ठिकाने थे। ठिकाने मतलब रियासतों का एक छोटा पार्ट मान सकते हैं, जिसमें एक तरह से ठिकानेदार या फिर जागीरदार एक लोग होते हैं जो एक तरह से शासन चलाते हैं। एक यानी एक तरह से चीफ कमिश्नर एरियाज बोल सकते हैं या एक तरह से यूटी बोल सकते हैं, जो अजमेर में स्थापित था। तो यानी कितना? 19, 3, 22 और 23 क्षेत्र हम कह सकते हैं। तो ये वाला क्षेत्र हो गया। ठीक है दोस्तों, 1 करोड़ वार्षिक आय और 10 लाख से ऊपर जनसंख्या वाले कितने क्षेत्र थे? केवल 4 थे। ठीक है, कौन कौन से? जयपुर, एक तो अपना जयपुर हो गया, दूसरा जोधपुर हो गया, उदयपुर हो गया और बीकानेर हो गया। यानी 4 ऐसे थे जो इस शर्त को पूरा करते थे। बाकी जितने थे उन सबको विलय होना ही था, कोई उनके पास चारा भी नहीं था। उसके बाद हम देख लेते हैं 7 अगस्त 1947 का वो दिन आया जब बीकानेर के शासक शार्दुल सिंह, ठीक है, शार्दुल सिंह वहाँ के शासक थे, उन्होंने भारत के जो वहाँ पर प्रथम हस्ताक्षर विलय पर जो एक तरह से डॉक्यूमेंट निकाला गया था उस पर पहला साइन कर दिया।
एक तरह से उन्होंने शुरुआत कर दी। और सबसे लास्ट में किसने किया था? धौलपुर के अंतिम शासक थे, उन्होंने सबसे लास्ट में किया था। एक राजस्थान के अंतर्गत जोधपुर रियासत रहती है, जो एक तरह से पश्चिमी राजस्थान में एक तरह से मारवाड़ इसको भी कहा जाता था। और ये सबसे बड़ी रियासत थी। कितनी थी? सबसे बड़ी रियासत थी। यहाँ के राजा हनुमंत सिंह थे, उनका मन था कि मैं मेरे रियासत को एक तरह से स्वतंत्र रखना चाहूँगा। क्या रखना चाहूँगा? स्वतंत्र रखना चाहूँगा। यहाँ शब्द है ये मैंने मेरे हिसाब से नहीं लिया है। पिछली बार जो नेट जेआरएफ का अगर आपने एग्जाम दिया होगा तो वहाँ पर जोधपुर का नाटक शब्द का यूज हुआ था। ऐसा शब्द लगभग एक तरह से शब्द का यूज किया था उन्होंने, तो इसलिए मैंने वहाँ से ही लिया है। अगर आपने नेट जेआरएफ का एग्जाम दिया हो या आपने वो पेपर देखे हो तो आप जरूर इसको एक तरह से रिलेटेड कर पाते होंगे। तो राजा हनुमंत सिंह जिन्ना और भोपाल के नवाब जो हमीदुल्लाह खान थे, वो क्या थे? चैम्बर ऑफ प्रिंसेस या नरेंद्र मंडल के अध्यक्ष थे। इन्होंने सबने मिलकर ये योजना रची कि या तो जोधपुर को अलग कर दिया जाए या फिर पाकिस्तान की ओर टिल्ट कर दिया जाएगा। तो यानी इनकी एक तरह से ये बात थी। फिर उन्होंने जैसलमेर, धौलपुर, इन्होंने थोड़ा बहुत समर्थन दे दिया, तो ये चाल चलती रही। लेकिन वही है भारत के बिस्मारक, जिसे लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की एक एक चाल से और उनकी जो रणनीति, उनकी कूटनीति के आगे किसी की नहीं चली। और फाइनली 10 अगस्त जो एक तरह से विलय कर दिया गया, और यानी मैं जिस जिले से आता हूँ बाड़मेर, तो वो भी भारत में शामिल हो गया। ये हमारे लिए एक गौरव की बात थी, ये हमारे लिए गौरव की बात थी। इस प्रकार से राजस्थान का जो विलय यहाँ से एक तरह से शुरू होता है। अब दोस्तों हम देखते हैं कि किस प्रकार से विलय प्रारंभ हुआ, और 7 चरणों के अंदर ये विलय देखते हैं। सबसे पहला प्रथम चरण, क्या बोलते हैं? प्रथम चरण। तो पहले आप डेट देख लीजिए, डेट है 18 मार्च एक तरह से 1948। इसमें 4 रियासतें, ठीक है? A फॉर अलवर, बी फॉर भरतपुर, सी फॉर करौली, डी फॉर धौलपुर, ABCD प्लस नीमराणा। नीमराणा कहाँ था? अलवर में, तो इसके साथ ही हो गया। तो ये मतलब ठिकाना था इनका, ये हो गया। राजधानी इनकी सबसे बड़ा कौन सा लग रहा है? अलवर ही होगी। राज प्रमुख उदयभान सिंह धौलपुर वाले को बना दिया गया। उपराज प्रमुख गणेश पाल देव को बना दिया गया, ठीक है, जो करौली के थे। प्रधानमंत्री किसे बनाया गया? शोभाराम कुमावत को। उप प्रधानमंत्री किसे बनाया गया? गोपीलाल यादव और जुगल किशोर चतुर्वेदी को। उद्घाटन किन्होंने किया था? केंद्रीय मंत्री थे NV गाडगिल, जिन्होंने एक तरह से भरतपुर में इसका एक तरह से क्या किया गया था? उद्घाटन किया गया था। नामकरण कुछ रखा था ना, वो किसने रखा था? KM मुंशी, क्योंकि मत्स्य संघ जो एक तरह से महाजनपद काल के अंतर्गत एक स्टेट था, उसके आधार पर इसका नामकरण किया गया। तो चलिए दोस्तों, ये था हमारा प्रथम चरण। 18 मार्च 1948 को ABCD और नीमराणा इसमें शामिल हुए। अभी हम आगे देखेंगे किस प्रकार से 30 मार्च की डेट आती है और वहीं राजस्थान दिवस की। अब हम द्वितीय चरण को देखते हैं। तो द्वितीय चरण के अंतर्गत आप अगर देखोगे तो इसे राजस्थान संघ भी कहा जाता था या पूर्वी राजस्थान भी कहा जाता था। ये 2 नाम आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। वो थी 18 मार्च, तो जस्ट 7 दिन बाद, ठीक है, 25 मार्च 1948 को एक तरह से इसकी एक तरह से घोषणा या स्थापना की जाती है। और इसके अंदर जो रियासतें थी वो कितनी थी? 9 थी। 4 उधर आ गई है, 9 ये हो गई। इसकी मैंने शॉर्ट ट्रिक बनाई है, बाबू झाड़ू की को परसाटू, ठीक है। बा फॉर बांसवाड़ा, बू फॉर बूंदी, झा मतलब झालावाड़, डूंगरपुर की मतलब किशनगढ़, को मतलब कोटा, और प्रतापगढ़, शाहपुरा और टोंक। ये हो गई एक तरह से अपनी 9 रियासतें, ठीक है दोस्तों। अब इसमें एक जो ठिकाना था वो कौन सा था? कुशलगढ़, ठीक है, जो बांसवाड़ा के अंतर्गत आता है। एक नीमराणा उधर आ गया था, बांसवाड़ा ये हो गई। इसमें सबसे बड़ा कौन सा? राजधानी क्या बनेगी? कोटा ही बनेगी। राज प्रमुख भीम सिंह कहाँ के थे? कोटा के। उपराज प्रमुख, अब यहाँ पे क्या है कि राजाओं को जो लोग थे, राजा लोग, तो उनकी जो इच्छा होती थी या फिर उनके जो एक तरह से सामंती व्यवस्था थी, उसको बनाए रखने के लिए इनको उपाधियां देनी पड़ती थी, तो इनको उपराज प्रमुख बना दिया गया। बहादुर सिंह बूंदी, नाम देख लो, बहादुर सिंह बूंदी, तो इनको क्या बोला गया? वरिष्ठ बोल दिया गया। क्या बोल दिया गया? वरिष्ठ बोल दिया गया। उपराज प्रमुख लक्ष्मण सिंह डूंगरपुर के थे, वो एक तरह से बाद में क्या बने? राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष भी बने थे, तो ये उनको कनिष्ठ बोल दिया गया, ठीक है। प्रधानमंत्री गोकुललाल असावा, और उद्घाटन इनका भी किसने किया? माधव गाडगिल ने। तो ये दोस्तों था द्वितीय चरण, ठीक है। कौन सा था? द्वितीय चरण। अब हम देखते हैं तृतीय चरण। तो तृतीय चरण के अंतर्गत आप देखोगे तो इसमें मेन चीज़ थी कि इसे क्या बोला गया? संयुक्त राजस्थान बोला गया, और ये कब थी? 18 अप्रैल 1948। तो यानी जो अप्रैल के जो 48 में कितनी हुई? 3 हो गए, ठीक है दोस्तों। रियासतें कौन सी थी? राजस्थान संघ, जो अभी पीछे ऊपर देखा था 9, ये तो थी। उदयपुर इसके अंदर शामिल कर दिया गया। ये उद्घाटन किसने किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू, तत्कालीन प्रधानमंत्री ने। तो ये चीज़ हो गई, ये चीज़ हो गई। राजधानी क्या होगी? सीधी सी बात है, उदयपुर होगी। प्रधानमंत्री माणिकलाल वर्मा, जो भारत के प्रजामंडल आंदोलन के राजस्थान के नायक थे। आप अगर प्रजामंडल आंदोलन को पढ़ोगे तो आप एक तरह से पूरी तरह से जान पाओगे किस प्रकार से प्रजामंडल आंदोलन यानी लोकतांत्रिक आंदोलन चला, और सभी राजाओं को उन्होंने
पूरी तरह से दबाव डालते हुए भारत के अंदर विलय कराने में सबसे बड़ी भूमिका निभाई। यहाँ के राज प्रमुख कौन थे? भोपाल सिंह, ठीक है। उपराज प्रमुख भीम सिंह वरिष्ठ बना दिया गया, और बूंदी और डूंगरपुर दोनों को क्या बना दिया? कनिष्ठ बना दिया गया। उप प्रधानमंत्री कौन थे? गोकुल लाल असावा, जो शाहपुरा के थे, उधर वो प्रधानमंत्री थे। तो ये इस प्रकार से क्या हो गया? तृतीय चरण एक हमारा कंप्लीट। दोस्तों ये है चौथा चरण, जैसे बोलते हैं वृद्ध राजस्थान। यही है राजस्थान दिवस का कारण। क्या है? यही है राजस्थान दिवस का कारण, ठीक है। वृद्ध राजस्थान ये हो गया। चतुर्थ चरण में बोलते हैं 30 मार्च, ये तारीख देख लो, 30 मार्च 1949 को राजस्थान ये बनाया गया था, संघ बनाया गया था वृद्ध राजस्थान, इसलिए इसको क्या बोला गया था? राजस्थान दिवस के रूप में इसको फिर मान्यता मिलती है। क्योंकि यहाँ जो चीज़ थी ना वो क्या थी? 10 तो ऊपर हम पीछे देख ही चुके थे, 4 इसमें और जोड़ दी गई। वो कितनी बड़ी है? JJB इसका फुल फॉर्म है, जयपुर, जैसलमेर और जोधपुर और बीकानेर। तो यानी ये जो सबसे बड़ी बड़ी रियासतें थी, इसलिए इसको एक तरह से माना गया कि अब राजस्थान पूरा बन ही चुका है, इसलिए 30 मार्च को राजस्थान दिवस के रूप में मनाया गया। और इसमें जो 2 ठिकाने वो भी एक तरह से देखा जाए तो जयपुर के अंदर जो था लावा, वो भी मिला दिया गया। कुशलगढ़ हम पीछे देख ही चुके थे। अब आप देखोगे सबसे बड़ी कि राजधानी थी वो जयपुर बना दिया गया, जो जयपुर आज भी राजधानी है, और ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर भी शामिल है। और इस कमेटी को जो कमेटी थी P सत्यनारायण राव कमेटी, इन्होंने इसकी करी थी कि जयपुर को ही राजधानी बना दिया जाए। राज प्रमुख किसे बना दिया जाएगा? मान सिंह द्वितीय, जो सवाई मान सिंह द्वितीय, या SMS स्टेडियम के, जो आपने अगर सुना हो, क्रिकेट आप अगर देखते हो तो SMS स्टेडियम भी है जयपुर के अंतर्गत। महाराजा प्रमुख किसे बनाया गया? भोपाल सिंह, जो उदयपुर वाले थे। उप राज प्रमुख किसे बनाया गया? भीम सिंह, कोटा वाले। उद्घाटनकर्ता कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो एक तरह से काफ़ी इनके बारे में किंवदंतियाँ होती है, किस प्रकार से हेलीकॉप्टर खराब होता है और वो पहुँचते हैं। और प्रधानमंत्री थे हीरालाल शास्त्री, ये भी एक बहुत ही बेहतरीन व्यक्तियों में से एक थे, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से विभागीय प्रणाली की स्थापना होती है, ठीक है। शिक्षा विभाग आज भी बीकानेर के अंतर्गत ही है, उस टाइम में इससे प्रारंभ किया गया। न्याय, जिसे राजस्थान हाई कोर्ट के रूप में जाना जाता है, कहाँ पर है? जोधपुर में, आज भी वहीं है। कृषि कहाँ है? भरतपुर में। भरतपुर क्या एरिया है? जाट एरिया है। यहाँ पर महाराजा सूरजमल जैसे योद्धा पैदा हुए थे, और यहीं पर कृषि का मुख्यालय भी है। और वन कहाँ हो सकते हैं? कोटा में क्या है? चंबल नदी है, तो यहाँ पर मुख्यालय कर दिया गया। खनिज कहाँ है? उदयपुर में होते हैं सबसे बड़े, तो यहीं हैं। इस प्रकार से यह चीज़ होती है। JP नारायण और राम मनोहर लोहिया थे, उन्होंने भी राजस्थान के एकीकरण के अंतर्गत बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अब हम 5वां चरण देखते हैं। अब ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप आसानी से जल्दी आप समझ जाओगे। 5वां चरण क्या होता है? एक तरह से संयुक्त वृद्ध राजस्थान। क्या? संयुक्त वृद्ध राजस्थान। अभी हम पीछे देखे थे, उसके अंतर्गत वृद्ध राजस्थान तो था ही। अब मत्स्य संघ जो ABCD और निमराना हमने देखा था, वो भी इसके अंदर विलय कर दिया गया। बाकी सब सेम रहेगा, प्रधानमंत्री सेम रहेगा, सब कुछ सेम रहेगा। बस जो इसके लिए समिति बनाई थी वो कौन सी थी? शंकर राव देव समिति, विलय राजस्थान के मत्स्य संघ का करने का। क्योंकि इनका क्या चल रहा था कि यूपी के अंदर भी विलय करने की बात चल रही थी, क्योंकि यूपी के धौलपुर, करौली, जो इधर वाले जो अलवर वगैरह हो गया, तो ये यूपी हरियाणा ऐसा कुछ इश्यू चल रहा था। फिर ये कमेटी ने कहा कि नहीं, इनको राजस्थान के अंदर ही शामिल करना चाहिए। फिर छठा चरण जो है, इसके अंदर अगर देखें तो राजस्थान, छठा चरण तो ये संयुक्त वृद्ध राजस्थान था ही। अब यहाँ पर राजस्थान बनता है एक तरह से, और इसके अंदर जो शामिल चीज़ें की जाती है वो, ये तारीख कौन सी है? 26 जनवरी 1950। और रियासतें कौन सी थी? संयुक्त वृद्ध राजस्थान। इसमें एक बनाई गई, सिरोही मिला दिया गया। आबू जो है, माउंट आबू, जिसे एक तरह से राजस्थान का हिल स्टेशन भी बोला जाता है, इससे माना जाता है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल अपने जो गृह राज्य जो मुंबई था, उस टाइम तात्कालीन रूप से उसे मुंबई बोला जाता था, फिर उसके 2 भाग हुए, महाराष्ट्र और गुजरात, उसमें वो मिलाना चाहते थे। तो यानी आबू और दिलवाड़ा इन दोनों को छोड़कर सिरोही को राजस्थान के अंदर विलय कर दिया गया दोस्तों। तो ये चीज़ हो गई। फिर हम लास्ट जो है वो देखते हैं 7वां चरण, ठीक है दोस्तों। अब हमारा एक तरह से क्लोज पे हम पहुंच चुके हैं, 7वां। तो ये 7वां चरण हो गया है आपका, और ये 7वां चरण, ये विधिवत राजस्थान की यहाँ पर स्थापना होती है 1 नवंबर 1956 को। दोस्तों आप सभी को ये पता होगा कि यहाँ पर 3 कमेटियाँ बनी थी, लगातार एक तरह से बनती आ रही थी, जिनके आपने अगर नाम सुने हो तो फजल अली आयोग बना था, जिन्होंने अपनी रिपोर्ट पेश की थी। और इस रिपोर्ट के आधार पर 7वां संविधान संशोधन हुआ था 1956 में, जहां पर ये स्टेट जो हमने 4 श्रेणियां देखी थी, उनको एक तरह से पूरी तरह से धराशायी कर दिया गया और भारत के राज्यों में बांट दिया गया और केंद्र शासित प्रदेशों के अंतर्गत बांट दिया गया। तो यहाँ पर राजस्थान की विधिवत स्थापना होती है। और जो ये आबू था और दिलवाड़ा मंदिर, इनको भी राजस्थान के अंतर्गत विलय कर दिया गया। क्या कर दिया गया? विलय कर दिया गया। सुनील टप्पा एक क्षेत्र था MP का, उसका
राजस्थान में विलय कर दिया गया और सिरोंज क्षेत्र था वो झालावाड़ का, उसका मध्य प्रदेश को दे दिया गया। और जो अजमेर और मेरवाड़ा हम अभी पीछे देख रहे थे, अजमेर और मेरवाड़ा एक जाति भी होती है, तो इनका विलय वो भी राजस्थान के अंदर कर दिया गया। और अजमेर के जो उस टाइम सीएम थे वो कौन थे, हरिभाऊ उपाध्याय। और राज प्रमुख जो राजा को इतने दिन तक एक तरह से उनकी व्यवस्था को बनाए रखा था, उनके मन रखने के लिए, तो अब यहाँ पर संविधान संशोधन कर दिया गया, इस पद को समाप्त कर दिया गया। और यहाँ पर पहले जो राज्यपाल आए उनका नाम था गुरुमुख निहाल सिंह। क्या नाम था? गुरुमुख निहाल सिंह, जो राजस्थान के पहले राज्यपाल थे और सबसे लंबा कार्यकाल भी उनका ही रहा था। और सीएम बनाया गया जो एक तरह से मोहनलाल सुखाड़िया को। मोहनलाल सुखाड़िया, अगर आप उदयपुर से हो तो उनके नाम पर बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी भी है, मोहनलाल सुखाड़िया। तो ये दोस्तों था राजस्थान, एक तरह से पूरा विधिवत रूप से हमने देख लिया है पूरी तरह से। तो आप समझ गए होंगे कि 30 मार्च को ही क्यों मनाया जाता है राजस्थान दिवस। तो ये था 30 मार्च को राजस्थान दिवस और 1 नवंबर 1956 को राजस्थान स्थापना दिवस। तो इस प्रकार से हमने राजस्थान दिवस के बारे में संपूर्ण जानकारी एक तरह से प्राप्त की है। और मुझे लगता है कि आपको अब समझ में आ गया होगा कि किस तरह से राजस्थान दिवस की शुरुआत होती है और किस प्रकार से हम इसे मनाते रहे हैं। चलिए दोस्तों, इस वीडियो का आपने देखा उसके लिए आपका धन्यवाद। उस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि लोगों को पता चले कि राजस्थान का निर्माण किस प्रकार से हुआ है, किस प्रकार से भारत के अंदर विलय हुआ है और कैसे कैसे इसका आविर्भाव आगे बढ़ता गया है। अगर आप राजस्थान के किस ज़िले से हैं, इस कमेंट बॉक्स के अंतर्गत हमें ज़रूर बताएं। और अगर आप अदर स्टेट से हो और अगर आप राजस्थान आए हो तो अपनी कुछ यादें हमारे साथ शेयर कर सकते हो कमेंट बॉक्स के अंतर्गत। चलिए दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।